गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलिए, हम लोगों को जो टॉपिक अभी तक छूटे हुए थे उन टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करते हैं और उन्हीं के ऊपर आगे की जो बात हो रही है उसके ऊपर करते हैं। ठीक है, और सब बढ़िया है। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग लाइव आए हुए हैं। ठीक है, और जो भी टॉपिक रह गए थे तो उसके लिए हमें खेद है कि हम टाइमली टॉपिक आपको नहीं दे पाए। तो आज हम उन टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, जो नया टॉपिक हमारा है वो टॉपिक जो छूटा हुआ था क्या था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले एक टॉपिक आ जाता है एजोट्रोपिक सॉल्यूशंस। एजोट्रोपिक सॉल्यूशंस क्या है? एजोट्रोपिक सॉल्यूशन क्या की जब बात की जाती है तो इट मींस कि ऐसे कोई भी बाइनरी सॉल्यूशंस, क्या बात की जाती है कि ऐसे कोई भी बाइनरी सॉल्यूशंस जो कहीं पर भी एक दूसरे के साथ में अगर मिलाए जाते हैं तो उनका जो वेपर फेज है, ठीक, इनमें से क्या कहा जा सकता है? ये कह सकते हैं कि हम उनका जो वेपर फेज होता है, वेपर फेज के साथ साथ जो भी ये कह डेफिनेशन के बेस पर कि एजोट्रोपिक या एजोट्रोप्स आर अ बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपाउंड्स, या ये कह सकते हैं सेम हैविंग द सेम कंपोजिशंस लिक्विड्स एंड अ वेपर फेज एंड बॉयल एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब उनका जो कंपोजिशन होता है वो सेम पाया जाता है। सेम कंपोजिशन के साथ में उनके वेपर फेज भी सेम होती हैं और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कांस्टेंट पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मिनिमम और दूसरा होता है मैक्सिमम। ठीक है, दोनों को ही हम यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या होता है। एक मिनिमम होता है और दूसरा होता है मैक्सिमम। ठीक, तो मिनिमम और मैक्सिमम के बेस पर हम उसे एक्सप्लेन कर पाते हैं कि मिनिमम क्या होता है और दूसरा हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम एजोट्रोपिक सॉल्यूशंस के रूप में जाने जाते हैं। ये दो होते हैं। अब इन्हीं के बेस पर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझते हुए हम इस बात को समझ सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिनमें नंबर ऑफ जो भी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, ना कि कहीं पर भी उन पार्टिकल्स के नेचर के ऊपर डिपेंडेंसी देखी जा सकती है। तो कह सकते हैं कि दोज प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स हैं, इट मींस कि दोज प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट, जो कहीं पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड हो, ना कि उनके उसके नेचर के ऊपर। ये पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, या फिर उनमें प्रेजेंट आयंस देखे जा सकते हैं। इनके बेस पर तो हम इसकी डेफिनेशन नोट किए दे रहे हैं। क्या डेफिनेशन देखते हैं? डेफिनेशन क्या हो जाती है? डेफिनेशन होती है दोज प्रॉपर्टीज which depend upon number of particles, not the nature of number of particles of solid. Solid particles, not the nature, not its nature। ठीक, वो प्रॉपर्टी जो कहीं पर भी डिपेंड करती है सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर, ना कि उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करे, क्या कहलाएगी? उससे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रूप में जानते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स की होती हैं। तो कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज are 4 types। 4 टाइप्स कौन कौन सी? ये 4 टाइप्स में सबसे पहले आ जाती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लास्ट का ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब 4 प्रकार की ये कोलगेटिव प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं। 4 प्रकार की कोलगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सबसे पहला पॉइंट आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की अगर बात करें तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऐसी प्रॉपर्टी जहां कहीं पर भी रिलेटिव लोअरिंग है क्या? रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है कि किसी भी एक प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो स्कैपिंग टेंडेंसी है सॉल्वेंट की वो जो है सरफेस से कम हो जाती है। मतलब वहां से जो स्कैप करने का जो पोजीशन होता है, जो पार्टिकल्स स्कैप कर रहे होते हैं सॉल्वेंट के, वो उनकी टेंडेंसी कम हो जाती है स्कैप करने की, जो सरफेस को छोड़ने की। सरफेस को वो कम से कम छोड़ते हैं, लेकिन कुछ जो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो अपने उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के या उस जो सॉल्वेंट है उसमें जो सॉल्यूशन की कुछ सरफेस को टेक कर लेते हैं। सिंपल सा है कि जैसे अगर क्या देखते हो कि आप कि ये कोई कई बार भी बीकर है और इस बीकर में हम इनमें सा पार्टिकल्स को ऐड कर देते हैं, तो इसमें क्या है, ये कोई भी प्योर सब्सटेंस हमारा प्योर सॉल्वेंट ऐड है। कौन सा है? प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस प्योर सॉल्वेंट में अगर हम कहीं पर भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, कैसे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कर देते हैं, तो क्या देखते हैं कि इनकी जो स्थान यहां से स्कैप वेपर में वेपराइज होने की जो क्षमता थी वो कम हो जाती है। वो क्या करते हैं, अपने सरफेस को वो कम से कम छोड़ते हैं, और होता क्या है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इनके प्लेसेस को कहीं पर भी टेक ऑफ कर लेते हैं। सारे नहीं करते, कुछ कर लेते हैं। इसके बेस पर जो टेंडेंसी आ जाती है वो टेंडेंसी क्या आती है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी इसका मीन्स है कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि अगर कहीं पर भी किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा तो जो भी उनमें वेपर प्रेशर का यानी जो वेपराइज होने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। मतलब उनका जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वो लोअर हो जाएगा, यानी उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वो कम से कम वेपराइज हो पाएंगे। इसके बेस पर क्या देखते हैं कि XB क्या शो करता है, NB अपॉन NA प्लस NB। अब यहां पर क्या देखते हो आप, इसका मीन्स क्या निकल रहा है? इसका मीन्स ये निकलता है कि यहां पर कि अगर कहीं पर भी कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है और वो सॉल्यूशन A और B के आधार पर कंपोनेंट को कहीं पर भी बनाया गया है, तो A अगर प्योर सॉल्वेंट है तो B सॉल्यूट है, तो यहां पर कह रहा है कि B की जो क्वांटिटी है वो लेस देन है किसकी अपेक्षा? इट मींस NB की अपेक्षा किसकी? A की अपेक्षा इसकी बहुत ही कम है। अगर B की क्वांटिटी A की अपेक्षा बहुत कम है तो हम क्या करेंगे, तो B को हम निग्लिजिबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल और कंपोनेंट B आर निग्लिजिबल। कैसे मान लेते हैं? निग्लिजिबल मान लेते हैं। अगर ये निग्लिजिबल हो जाते हैं तो निग्लिजिबल होने की अवस्था में होगा क्या? ये निग्लिजिबल होने की अवस्था में यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं, क्या देखते हैं कि P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A NB अपॉन NA, क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल्स हैं Na प्लस NB को निग्लिजिबल मान लिया गया, तो NB किसके इक्वल? इसके इक्वल हो जाएगी। अब यहां पर क्या आप देखते हो कि जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन जाएगा, WB
इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक, अब इसके बेस पर क्या देख सकते हैं कि यहां पर अगर हमें क्वांटिटी किसकी निकालनी है, एम बी इज इक्वल टू, एम बी के लिए अगर हम निकालते हैं तो एम बी के लिए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी ए नॉट माइनस पी इंटू, अब एम बी ऊपर के लिए है तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ये आपको फॉर्मूला मिलेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट यानी मतलब ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को प्रूफ करता है, कहता है कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, यानी राउट्स लॉ के बेस पर कहा जाता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा है वो पॉइंट आ जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में जब राउट्स लॉ पढ़ा था वहीं पे आइडियल के लिए। तो अगला पॉइंट आ जाता है यानी सेकेंड पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग। ठीक, अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो क्या आता है कि एलिवेशन इन के मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट एट अ टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट है क्या, बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हुए हम बात कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, कि बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है, कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, क्या बात की जा सकती है, जैसे सपोज करिए ये मान लीजिए कि यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर ये दे रखा है एटीएम, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एट अ टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जो किसके इक्वल हो जाता है, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल अगर देखा जाता है तो क्या कहलाएगा, यानी ये अगर किसी भी सॉल्यूशन को गर्म किया जाए और गर्म करने तक पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटीएम के इक्वल, ये क्या है एटीएम, यानी जब किसी भी वस्तु को, किसी भी लिक्विड को हीट किया जाए, लिक्विड को गर्म किया जाए तो गर्म करने पर उसका वेपर प्रेशर किसके प्रेशर के बराबर आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए तो क्या कहलाएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ओके, अब इस बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर ही हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझ लेते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी वही चीज कहता है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में, वोलेटाइल का मतलब है एक प्योर सॉल्वेंट में जब किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड किया जाता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। ठीक, सिंपल, जैसे क्या देखते हैं कि अगर सपोज करो कि हम यहां पर दो सब्सटेंस को ले लेते हैं, ठीक, एक में हमारा इथेनॉल ऐड हो गया, ठीक है, इथेनॉल क्या है, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का काम कर रहा है। अब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, मतलब वाटर को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक, और यहां पर जब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, वाटर, वाटर कैसा है, नॉन वोलेटाइल, कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, ये सपोज करिए कि वाटर को ले लीजिए और वाटर में कहीं पर सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड कर दीजिए, सॉलिड पार्टिकल्स को अगर ऐड करेंगे तो भी वही काम होगा। तो क्या देखते हैं कि जब आप हीट करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब नीचे से जब आप बर्नर रख देते हो और बर्नर रख के जब इसे हीट करना स्टार्ट करते हो तो क्या देखते हैं आप कि इनमें जिसका वेपर प्रेशर यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कहीं पर भी ज्यादा होगा, ठीक, यानी इसका मीन्स है कि जो प्योर होगा वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा और जो जिसका जो कहीं पर भी इम्प्योर है मतलब नॉन वोलेटाइल है वो
आसानी से कहीं वेपराइज नहीं होगा। इसका मीन्स है कि वहां पर जब किसी भी एक प्योर सॉल्वेंट में हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। हम इसे एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। सपोज करिए कि यहां पर हमारे पास में दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, एक हमारा सॉल्वेंट है और दूसरा हमारा सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट यानी ये वाला जो है ये सॉल्वेंट का है, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट हमारा सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो सिंपल से क्या देखते हैं कि ये हमारा वेपर प्रेशर के लिए है, ये काहे के लिए बना हुआ है, ये है वेपर प्रेशर। ठीक, ये दे रखा है टेम्परेचर के लिए। ठीक, अब क्या देखते हैं कि अगर इसका हम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यानी किसी भी दोनों के डिफरेंस के आधार पर निकालते हैं, तो अगर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है तो सॉल्वेंट का जो हमारा टेम्परेचर है, तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर इनमें से अगर हम इसे मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का जो है बॉइलिंग पॉइंट अगर TB नॉट है, ठीक, और इसका TB है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा TB। इसका मींस है द डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल, द डिफरेंस, ये कह सकते हैं कि द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, तो इनके बेस पर द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट, ठीक, इज कॉल्ड एज अ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि डेल्टा T द बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू एज अ, किसके इक्वल की अकॉर्डिंग, किसके लिए बात कर रहा है, कह रहा है कि यहां पर कि TB माइनस क्या हो जाएगा, TB माइनस T नॉट B। ठीक, ये फॉर्मूला देगा कि डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। इसका मीन्स है कि अगर ये दोनों के एक तो फॉर्मूला ये मिलेगा, ठीक, यानी इन दोनों का डिफरेंस हो गया। अब इसी के बेस पर कह रहा है कि मोलर कंसंट्रेशन के आधार पर कैसा होगा, तो मोलर कंसंट्रेशन के बेस पर क्या होगा कि मोलर कंसंट्रेशन मतलब डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन। अगर मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल पाया जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू एज अ KB, where KB is elevation कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट के रूप में इसे जाना जाता है या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसके लिए अगर हम फार्मूला रख देते हैं तो यहाँ पर डेल्टा TB या M इज इक्वल टू, क्योंकि जो भी हमारी वैल्यू है वो किसके लिए है आएगी, इसके बेस पर, तो यहाँ पर M इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, WA इंटू 1000। ठीक, MB into W। ठीक, ये फार्मूला होगा। इसी को आगे देख लेते हैं कि अगर M के बेस पर इसे वैल्यू को पुट कर देते तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये फार्मूला हमें मिलेगा। ठीक है, इसके बेस पर हम इसे आसानी से कवर कर पाएंगे। क्या देखते हैं कि जो फार्मूला हमें मिल रहा है, इस फार्मूले को जरा ऊपर आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही हो, नहीं आ पा रहा हो। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा TB इज इक्वल टू एज अ KB इंटू M। ये है KB क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसके बेस पर M के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो M के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB
इंटू एम डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू ए। ठीक, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा किसके लिए? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ओके, धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे आप लोगों के जो भी दूसरे फ्रेंड्स हैं जिनको वीडियोस नहीं मिल पा रही, वो आसानी से वीडियोस को सब्सक्राइब कर पाएं और देख पाएं। जो भी समस्याएं उनको कमेंट बॉक्स में आकर के आप लोग करें। थैंक यू, बाय बाय।